Assalamu alaikum. Today we will discuss about structures and enumerations in C sharp. So let's take a look at what are structures. Similarly जैसे C sharp के अंदर हमने क्लासेस क्रिएट की थी, क्लासेस क्या कर रही होती हैं, कुछ डेटा मेंबर्स और कुछ मेथड्स डिफाइन कर रही होती हैं. एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है क्लास हमारे पास. सिमिलरली स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स और मेथड्स को स्टोर कर सकता है अपने अंदर. ठीक है. अब क्लासेस और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे. पहले सिर्फ देखते हैं कि स्ट्रक्चर होते क्या हैं, उनको कैसे डिक्लेयर कराना है और यूज़ कैसे करना है. वी कैन क्रिएट आवर ओन वैल्यू टाइप्स यूजिंग स्ट्रक्चर. कुछ तो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती थी, लाइक बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, इंट है, फ्लोट है. लेकिन अगर आपने अपनी अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करनी है तो हमने वो देखा था हम क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं. क्लास लिखते हैं कीवर्ड और उससे आगे आप कुछ भी लिखेंगे तो दैट इज़ योर डाटा टाइप. उस डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे थे. सिमिलरली स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है यूज टू पैक डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स. अब क्लास जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल हम इन टाइप का ले रहे होते हैं, कोई स्ट्रिंग का ले रहे होते हैं, कोई फ्लोट ले रहे होते हैं. डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को हम स्टोर कर रहे होते हैं क्लास के अंदर. इसी तरह स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर कराना है तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है. क्लास के लिए क्लास का कीवर्ड था, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट का कीवर्ड होता है. उसके बाद स्ट्रक्चर का आप कोई भी नेम दे सकते हैं. यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर आप कोई भी डाटा मेंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इंट नंबर है, स्ट्रिंग नेम है, ये सारे उसके डाटा मेंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. सो सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास एक यूज़र डाटा टाइप है जो कि हम डिफाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी से और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट, the variable inside struct are called as members और fields और elements. यानी ये जो हमने कहा कि ये डाटा मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर इनको हम डाटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं और एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. क्रिएटिंग वेरिएबल्स ऑफ न्यू टाइप. अब स्ट्रक्चर टाइप के आपने डिफरेंट अगर एलिमेंट्स या वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो उसका क्या तरीका है. जो भी आपके स्ट्रक्चर का नेम है वो लिखते हैं स्ट्रक्ट नेम और उसके बाद उसके वेरिएबल का नेम लिख दिया जाता है. और दो तरीके हैं, या तो इस तरह लिख दें या स्ट्रक्ट वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रक्ट नेम. ठीक है. इस तरह भी न्यू के कीवर्ड के साथ भी आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं. अब उसको अगर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसका क्या तरीका होता है कि वेरिएबल का नेम लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया और जो भी आपका मेंबर था उसको आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी. इसको हम एग्जांपल से थ्रू देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए. मैं अगेन फिर स्लाइड पे आके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया. ठीक है. इस स्ट्रक्चर का नेम मैंने क्या रख दिया, आइटम. स्ट्रक्ट का कीवर्ड है, आइटम हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम है. ये इसके डाटा मेंबर्स हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है हमारे पास. इन डाटा मेंबर्स में पहला डाटा मेंबर या पहला एलिमेंट क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एक हमने नेम के नाम से लिया. पब्लिक इंट कोड, एक कोड के नाम से है. पब्लिक डबल प्राइस, एक प्राइस है, नेम है और कोड है. ये तीन हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं. स्ट्रक्चर को हमने क्लोज कर दिया. ठीक. अब हम एक क्लास ले रहे हैं स्ट्रक्ट टेस्ट के नाम से. उस क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड है जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होगा. अब इस मेन मेथड के अंदर देखिए हमने ये जो स्ट्रक्ट का नेम था, इस टाइप का स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया. क्या नाम है उसका, फैन नाम है. उसकी डाटा टाइप क्या है, आइटम, जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नेम था. एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है. इंट फैन जिस तरह हम लिखते थे वो उसकी डाटा टाइप होती थी. यहाँ इसकी डाटा टाइप का नाम क्या है, आइटम, जो कि हमने खुद डिक्लेयर किया है यहाँ पे. ठीक है. फैन क्या है, हमारे पास वेरिएबल का नेम है, जो यहाँ भी मैं आपको बता रही थी, स्ट्रक्ट नेम, वेरिएबल नेम. यहाँ हमारे स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्ट्रक्ट, और वेरिएबल नेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, फैन. और स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पे हमारे पास क्या था, आइटम फैन. ठीक है. तो यही मैं आपको अभी बता रही थी. उसके बाद हमने क्या किया, फैन डॉट नेम. मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या लिखा जाता है, वेरिएबल का नेम, डॉट ऑपरेटर, और ये जो हमारे जो भी मेंबर्स होते हैं इसके जिनको हमने वैल्यू असाइन करनी होती है उसको एक्सेस करते हैं. वेरिएबल का नेम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं और उसके बाद जो हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं उनका नेम लिख के हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं. जो पिछली स्लाइड में था वेरिएबल नेम, जो हमारे पास अभी फैन है, डॉट लगाया और डाटा मेंबर हमारे पास नेम कोड और प्राइस है, नेम कोड और
प्राइस, तो वो हमने लिखी और वैल्यू असाइन की और जस्ट हम उनको प्रिंट आउट करवा रहे हैं, फैन डॉट नेम, फैन डॉट कोड, फैन डॉट प्राइस। ठीक, तो सिंपल आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, उस स्ट्रक्चर को जो आपने डिक्लेयर किया उस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, डॉट लगा के उनके डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन की और उसको हमने प्रिंट आउट करवा दिया। क्लास में हम क्या कर रहे होते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, क्लास टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट कोड, ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करके वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। सिमिलरली वही काम हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद है स्ट्रक्ट्स विद मेथड्स। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यूज़ टू डेटा मेंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आप डेटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ देखें, ये हमारे डाटा मेंबर्स थे, इनको हमने वैल्यूज़ एक्सेस करके असाइन किया। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस तरह ना असाइन करूँ, बल्कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन करूँ। पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एग्जैक्टली वही नेम होता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेथड होता है जो कि उसी नेम का होता है जिस नेम का आपकी क्लास होती है या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस ये होता है कि वैल्यू इनिशियलाइज करवा दें। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच इज़ यूज टू सेट वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं या जैसे ही आप किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, आप उसी वक्त उसे इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है नंबर के नेम से, इंट नंबर हमने लिया हुआ है, पब्लिक नंबर लिखा है, नंबर हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम था और मेथड का नेम भी क्या है, नंबर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर है। इंट वैल्यू नंबर इज इक्वल टू वैल्यू, नंबर को क्या हम असाइन कर रहे हैं, नंबर हमारे पास ये एक वेरिएबल था। ठीक है, ये वेरिएबल है हमारे पास, इस नंबर को हम क्या असाइन करें, जो वैल्यू यहाँ पास होगी। ठीक, तो हमने नंबर को वैल्यू या अपने मेन मेथड में हम लिखेंगे नंबर, यानी इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नाम के नेम से, इज इक्वल टू न्यू नंबर, और उसमें क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, 190। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पास होगी और ये वैल्यू 190 किसको असाइन हो जाएगी, नंबर को। सो हम कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वरना आप चाहते हैं तो डायरेक्टली इज इक्वल टू यहाँ पे 190 लिख दें तो ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो पहले कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करेंगे, ये वैल्यू फिर इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी की एग्जांपल है, एग्जांपल से भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्लास है, एक स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल के नाम से। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो डाटा मेंबर्स हैं, इंट ए और इंट बी। उसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल के नेम से ही ये जो मेथड है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या था, वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाना। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स पास हो रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ हम ए और बी को दे देंगे ताकि वो इनिशियलाइज हो जाएं। ठीक है, एक और मेथड है इस ही स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम क्या है, इंट एरिया, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके अलावा एक और फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले का, इसका क्या पर्पज़ है, ये जस्ट एरिया को प्रिंट आउट करवा रहा है एरिया के फंक्शन को कॉल करके। ठीक, ये हमारे पास सारा काम था स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है और दो मेथड्स हैं। अब मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, एक और क्लास हमने ली टेस्ट रेक्टेंगल के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। अब आपका जब प्रोग्राम रन करना शुरू होगा तो यहाँ देखें रेक्टेंगल जो कि हमारे स्ट्रक्चर का नेम था, इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया रेक्ट के नाम से, न्यू रेक्टेंगल। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं और ये पैरामीटर्स पास करें तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब भी आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल न्यू के कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ दो वैल्यूज़ पास हो रही हैं, 10 एंड 20। ठीक है, तो आपकी ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने लिखी हैं, ये एसएन पैरामीटर कहाँ पास हो रही हैं, हमारे इधर पास हो रही हैं। तो x में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, और y में क्या आ जाएगा, 20। ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यूज़ किसको असाइन हो जाएंगी, ए को एक्स असाइन हो रहा है, यानी ए के अंदर हमारे पास 10 आ गया और बी के अंदर हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ इनिशलाइज हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट जब रन हुई है तो हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ इनिशलाइज हो गई हैं ए और बी की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि रेक्ट डॉट डिस्प्ले, यानी ये एलिमेंट जो हमने रेक्ट वेरिएबल रेक्ट के नाम से डिक्लेयर कराया था, उस वेरिएबल को लिखा, डॉट लगा के उस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन वॉइड डिस्प्ले। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया एज इट इज़ लिखा आएगा, प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ हुआ है, और ये हमारे पास एरिया, और ये देखें फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट क्या करिए, इस एरिया को कॉल करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी जो कि हमने इनिशलाइज किए थे 10 और 20 से मल्टीप्लाई होंगे, और रिटर्न कीवर्ड है जो कि ये वैल्यू जो बनेगी उसको रिटर्न कर रहा है। जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू 10 इंटू 20 दैट इज़ 200, ये रिटर्न होके इधर आ जाएगी। ठीक है, और डिस्प्ले पे प्रिंट आउट हो जाएगी। ठीक, सिंपल स्ट्रक्चर टाइप का एक हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था रेक्ट के नाम से। जब ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया तो ये 10 और 20 ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को पास होंगे। जब सेम नेम से स्ट्रक्चर के नेम से ही मेथड क्रिएट करते हैं तो उसे आप कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इनिशियलाइज कर दिया उसने दो वैल्यूज़ को, ए और बी को 10 और 20 से। उसके बाद हमने वेरिएबल डॉट फंक्शन कॉल की। इस फंक्शन कॉल के अंदर एरिया का फंक्शन कॉल हो रहा था, एरिया का फंक्शन कॉल हुआ जिसमें आपको ए इंटू बी मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो रही थी वैल्यू। ये वैल्यू रिटर्न होगी और हमारे पास प्रिंट आउट पे आ जाएगी। ठीक, अब क्या डिफरेंस है क्लासेस और स्ट्रक्चर में, कि दोनों का काम तो वही है कि दोनों में आपके पास जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे थे और उसमें आप मेथड्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप डिफरेंस जो है डेटा टाइप का है। जो क्लासेस होती हैं वो हमारे पास रेफरेंस टाइप होती हैं, स्टोर्ड ऑन हीप, और स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वैल्यू डेटा टाइप होती हैं, स्टोर्ड ऑन स्टॉक लिखा हुआ है, सॉरी दैट इज़ स्टैक, STACK। ठीक है, क्लासेस रेफरेंस डाटा टाइप होती हैं, स्ट्रक्चर्स वैल्यू डाटा टाइप्स होती हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके पास जिस तरह चलें उसको छोड़ दें, वैल्यू डाटा टाइप हमारे पास वो होती है जो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर हो रही है। ठीक, और रेफरेंस डाटा टाइप्स वो डाटा टाइप्स होती हैं जो कि उनका रेफरेंस बेसिकली स्टोर हो रहा होता है, होती वो कहीं और स्टोर हैं और जस्ट उनका रेफरेंस स्टोर करवा दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह पॉइंटर्स होते थे हमारे पास। जब आप इंट एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो मेमोरी में डायरेक्टली इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो मेमोरी में डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू 10 स्टोर हो गया है। लेकिन जब आप रेफरेंस डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो रेफरेंस डाटा टाइप में हमारे पास मेमोरी में एक रेफरेंस स्टोर होता है कि इस रेफरेंस पे जब हम जाएंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक, उसके अलावा हमारे पास इनहेरिटेंस है। क्लासेस में हमारे पास आपको पता है इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट क्लास और सब क्लासेस होती हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स में आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ठीक, उसके अलावा क्लासेस में जब आप कंस्ट्रक्टर्स डिक्लेयर करते हैं तो लाजमी नहीं होता कि आप उसमें कोई पैरामीटर भी पास करें, आप खाली विदाउट पैरामीटर भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। स्ट्रक्चर्स के अंदर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर्स सपोर्ट नहीं है, पैरामीटर्स के साथ आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। और डिस्ट्रक्टर्स उसके बाद हैं, तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते, यानी वेरिएबल्स को अगर आपने एट द एंड ऑफ प्रोग्राम रिमूव करना हो तो आप डिस्ट्रक्टर्स को, मैंने आपको बताया था, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस को सपोर्ट करती हैं बल्कि स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है रेफरेंस और वैल्यू डाटा टाइप, तो अगेन वैल्यू डाटा टाइप मेमोरी में डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करती है, जबकि रेफरेंस डाटा टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि मेमोरी में एक, मतलब मैं आपको कह दूं कि हाउस नंबर 12 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डाटा मिलेगा, तो दैट इज़ रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, और डायरेक्टली मैं कहूँ कि हाँ जी पहले आप मेरे पास आएँ, और फिर जिस तरह रेफरेंस में ये हो रहा है कि आप मेरे पास आएँ तो मैं आपको कहूँ नहीं आप उस लोकेशन पे जाएंगे तो आपको डाटा मिलेगा। और स्ट्रक्चर्स में क्या है, वैल्यू डाटा टाइप्स के आप मेरे पास आएंगे तो मैं मेमोरी से आपको निकाल के वो डाटा दे दूँगी। ठीक है, कहीं और नहीं भेज रही, तो दैट इज़ वैल्यू डाटा टाइप। ठीक, उसके बाद है इन्यूमरेशंस। इन्यूमरेशंस भी हमारे पास वैल्यू यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जो कि सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप होती है। प्रोवाइड वेज फॉर अटैचिंग नेम्स टू नंबर, इसको यूज़ करने का क्या पर्पज़ है कि अब
कहीं भी अगर आप प्रोग्राम में आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप नंबर्स को कोई नेम असाइन कर सकें तो आप उसके लिए इन्यूमरेशंस का यूज़ करते हैं। क्या मतलब? प्रोवाइड वेज ऑफ अटैचिंग नेम्स टू नंबर्स। लाइक देखें, आप बाइनरी में 0 को किससे डिनोट करते हैं? फॉल्स से। और 1 को किससे डिनोट करते हैं? ट्रू से। आपने नंबर्स को क्या दिया हुआ है? नेम असाइन किया हुआ है कि अगर 0 होगा तो दैट इज़ फॉल्स, 1 होगा तो दैट इज़ ट्रू। दैट इज़ इन्यूमरेशन, कि आप नंबर्स को कोई नेम असाइन कर रहे हैं। ठीक है। इनम keyword to automatically enumerates list of word by assigning them values 0, 1, 2 and so on। इस लाइन का क्या मतलब है? देखें, इनम यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है। जब भी इन्यूमरेशंस यानी आपने यूज़र डिफाइंड इन्यूमरेशन डाटा टाइप क्रिएट करनी होती है तो इनम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नेम उसको दे सकते हैं। यहाँ पे इनम का नेम क्या है? शेप। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सर्कल, कॉमा स्क्वायर, कॉमा ट्राइंगल। अब ऑटोमेटिकली ये जो लाइन लिखी है कि ऑटोमेटिकली इन्यूमरेट्स लिस्ट ऑफ वर्ड बाय असाइनिंग द वैल्यूज। जब भी आप इनम डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यूज़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनम सर्कल को क्या वैल्यू असाइन कर देगा? 0। 0 से वैल्यू देना स्टार्ट करता है। 0, इसको 1 और इसको 2। हेयर सर्कल हैज़ वैल्यू 0, स्क्वायर हैज़ वैल्यू 1 एंड ट्राइंगल हैज़ वैल्यू 2। यानी इनम में आपको खुद से वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली 0 से लेके आगे सो ऑन वैल्यूज़ असाइन करता जाता है जो भी आप वेरिएबल्स यहाँ लिखते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले चलें पहले इस एग्जांपल पे आते हैं। नेम स्पेस इनम एप्लीकेशन क्लास हमने एक ली हुई है इनम प्रोग्राम के नाम से। उस क्लास के अंदर हमने एक इनम डिक्लेयर किया है वीक डेज़ के नाम से। ठीक है। उसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं। मंडे इज़ इक्वल टू 0, ट्यूसडे इज़ इक्वल टू 1, वेडनेसडे इज़ इक्वल टू 2। ये जो 0, 1, 2, 3, 4 अगर मैं ना भी लिखूं तब भी कोई इशू नहीं है। इनम ऑटोमेटिकली मंडे को 0 ही वैल्यू असाइन करेगा, ट्यूसडे को 1 ही करेगा, वेडनेसडे को 2 करेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक मेन मेथड है इस क्लास के अंदर। एक हमने इन्यूमरेशन को डिक्लेयर किया, उसके बाद हम एक मेन मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन वीक डेज डॉट फ्राइडे। वीक डेज क्या था हमारे पास? वीक डेज यहाँ पे हमारे पास इनम का नेम था तो हमने यहाँ लिखा वीक डेज, और जिस एलिमेंट को एक्सेस करना होता है उसके डॉट लगा के उसका नेम लिखा जाता है। तो यहाँ वीक डेज इनम का नेम लिखा, डॉट लगा के हमने फ्राइडे लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे वीक डेज डॉट फ्राइडे जो है कंसोल डॉट राइट लाइन पे फ्राइडे ही प्रिंट करवाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्राइडे की जो हमने इंट वैल्यू दी है वो प्रिंट आउट पे आए तो आपने इस पूरी स्टेटमेंट के साथ इंट में कन्वर्ट भी करना होगा। ठीक है। अगर आप इंट वैल्यू उसकी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, यानी इस इनम को पहले इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रिंट आउट पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, मंडे को अगर हम ये वैल्यूज़ ना भी देते इंटीजर की, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, तभी मैंने आपको कहा कि ऑटोमेटिकली ये 0 से वैल्यू स्टार्ट करता है और 1, 2, 3, 4 सो ऑन देता जाता है। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि मंडे की वैल्यू 20 हो तो आप ख़ुद से भी मंडे इज़ इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है, अगर ऑटोमेटिकली असाइन करना चाह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 से करता है। अगर ख़ुद से करना चाह रहे हैं तो वो 20, मैं ट्यूसडे को 50 दे दूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैं अपनी मर्ज़ी से भी असाइन कर सकती हूँ। ठीक, अलग-अलग भी असाइन कर सकती हूँ। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मंडे की वैल्यू 20 हो और बस यहीं इज़ इक्वल टू 20 करके छोड़ दूँ तो आगे वाले सारे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 20 के बाद 21, 22 उनको ये असाइन होगा। अलग अलग भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई पहली वैल्यू भी बता सकते हैं कि इससे सो ऑन इंक्रीमेंट हो, या फिर अगर ऑटोमेटिकली देना चाहते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, देखें, क्लास है इनम प्रोग्राम, उसके अंदर एक इनम डिक्लेयर किया हुआ है जिसके अंदर ये सारी एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं। अब इनको यहाँ कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई तो ऑटोमेटिकली संडे की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ मेन फंक्शन है जिसके अंदर देखें डेज डॉट मंडे लिखा है। डेज क्या था हमारे पास? इनम का नेम था, डॉट लगा के इस मंडे को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेज डॉट मंडे लिखा और उसे इंट में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे कन्वर्जन क्यों की हुई है? इसलिए कि जब आप इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इस वैल्यू को आप पहले इंट में कन्वर्ट करें और फिर इसमें स्टोर करवाएं, वरना डेज डॉट मंडे सिर्फ लिखेंगे तो वो मंडे ही मंडे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, MON।
कंसोल डॉट राइट लाइन मंडे लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर लगाया हुआ है 0, कॉमा डाल के वीक डे स्टार्ट में यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी, डेज डॉट मंथ 0 और 1, तो 1 प्रिंट होगा। और यहाँ पे वीक डे डॉट एंड लिखा है, इसमें क्या वैल्यू स्टोर थी, डे डॉट फ्राइडे क्या बन रहा है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है।